सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम सीरीज़ जो है 8 रहने वाली है। फास्ट रिवीजन होगा जिसमें भी आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को मैं रखी हूँ। तो बस आज 3 क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें कि डायबिटीज़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम है जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और हाइड्रेटेड फ्रॉम मोल ये थोड़ा कम पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। लेकिन हाइपर एमेसिस ग्रेविडम और डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इन 3 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और 2 सीरीज़ आपकी और आएगी, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें कि डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जो डायबिटीज़ होती है, जिसको हम हिंदी में मधुमेह रोग कहते हैं, वो क्या होता है। तो डायबिटीज़ जो होता है वो एक क्या होता है कि क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ मतलब कि ऐसी डिजीज़ जो काफ़ी लंबे समय से रहती है, तो ऐसी डिजीज़ को क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं, जिसके दौरान रक्त शर्करा, जिसको हम ब्लड शुगर लेवल कहते हैं, वो सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है। और यह बीमारी मुख्य रूप से शरीर में अग्नाशय मीन्स पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं द्वारा जो स्रावित इंसुलिन हार्मोन्स की मात्रा में कमी आ जाने के कारण होती है। कई बार इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त होने पर भी शरीर की कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का जो प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर पाने से भी यह रोग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डायबिटीज़ रोग है ये कब होता है, जब ब्लड में शुगर का लेवल मतलब शर्करा की जो मात्रा होती है वो जब ब्लड में बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ रोग होता है। तब क्या होता है कि अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं द्वारा जो इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कि जो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में तो होता है, लेकिन वो अच्छे तरीके से जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं। तो बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो गर्भावस्था के दौरान जो डायबिटीज़ मेलाइटस के प्रकार की बात करें तो ये जो होता है वो ये 3 प्रकार का कुल होता है, जिसमें कि एक आता है प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, सेकंड जो होता है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, और जो थर्ड होता है वो ओवर्ड डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। एक एक करके देखते हैं कि जब गर्भवती महिला में गर्भवती होने से पूर्व भी डायबिटीज़ मौजूद होता है तो उसे प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। मतलब प्री मतलब हो गया पहले, तो जो भी डायबिटीज़ ऐसा होगा जो कि प्रेग्नेंट होने से पहले ही, जब ये डायबिटीज़ पहले से ही उपस्थित रहता है, तो उसको ही हम प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। और इसमें आपको पता ही है कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो सब बढ़ जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करें तो जब महिला में गर्भावस्था के दौरान ही पहली बार डायबिटीज़ उत्पन्न हो अथवा गर्भावस्था के दौरान ही पहली बार डायबिटीज़ का डायग्नोस हो सके, तो इसको ही गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। मतलब जब जो महिला होती है वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जो डायबिटीज़ होता है, उसके बाद जब पता चलता है कि हाँ ये इसके अंदर डायबिटीज़ है, तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो अगर जो फीमेल है उसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा होती है और वो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें ये कंडीशंस देखी जाती हैं। ओबेसिस या ओवरवेट मतलब बहुत ज़्यादा उनका वेट होता है, वज़न ज़्यादा होता है, और पूर्व में 4 किलो से अधिक वज़न वाले बच्चे के जन्म की हिस्ट्री होना, जो पहले उनका बेबी हुआ है वो 4 केजी से ज़्यादा वेट का हो तो भी उसमें देखा जाता है, या फिर धूम्रपान कर रही है महिला। और फिर क्या होता है कि वर्तमान गर्भावस्था के दौरान पॉलीहाइड्रोमिनाज की उपस्थिति भी देखी जाती है। अब बात करते हैं कि ओवर्ड डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। तो जब महिला में डायबिटीज़ के लक्षण की उपस्थिति के साथ क्या होता है कि कैजुअल प्लाज्मा शुगर लेवल 20 mg प्रति DL या इससे अधिक हो जाए, तो इस स्थिति को ओवर्ड डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कैजुअल प्लाज्मा का जो शुगर लेवल होता है वो 200 mg प्रति DL से ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को हम ओवर्ड डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या क्या देखी जाती हैं, तो ये इसमें जो सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्यास लगता है,
भोग भी बहुत ज़्यादा लगता है जिसको पॉलीफेजिया कहते हैं। ये सब कभी कभी शॉर्ट टर्म जो होते हैं ये आपके जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। इसमें तो नहीं पूछे जाते, इसमें बहुत होगा तो यही फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ लेगा, बाकी और सब में नहीं पूछा जाता। तो पॉलिनिया जिसको हम अधिक मूत्र, पॉलीयूरिया सॉरी, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होता है। वेट लॉस होना, आँखों में धुंधला दिखाई देना, और फिर वेजाइना में बार बार फंगल इन्फेक्शन का हो जाना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं। और गर्भावस्था की अवधि की तुलना में गर्भस्थ शिशु का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, ये सबसे कॉमन होता है। अगर किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी में हुआ रहता है या फिर प्रेगनेंसी से पहले ही डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ रहता है तो उसका जो बेबी होता है वो काफ़ी बड़े आकार का होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हम बात करते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडम की। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम था। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम क्या होता है? तो हाइपर प्लस एमेसिस प्लस ग्रेविडम, ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। हाइपर का जो मतलब होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और एमेसिस का अर्थ होता है कि वोमिटिंग जिसको उल्टी कहते हैं। ग्रेविडम का अर्थ होता है कि गर्भवती महिला या फिर प्रेग्नेंट वुमेन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें अत्यधिक वोमिटिंग का होना या फिर उल्टी का होना ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडम कहलाता है। जो कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडम होता है ये पहले अगर मॉर्निंग सिकनेस के रूप में देखा जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो मॉर्निंग सिकनेस ऐसा होता है जिसमें कि जो फीमेल होती है जब सुबह के टाइम उठती है तो उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है या फिर नोजिया होता है। लेकिन ये जब एक लिमिट टाइम में होता है, मतलब वो 1-2 बार या फिर 4-5 बार ही होता है तो इसको कॉमन माना जाता है। लेकिन जब 15-20 बार भी इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम के अंतर्गत आता है, और इसे डिहाइड्रेशन या फिर वज़न कम होना ये सब समस्याएं भी देखी जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा जब एक्सेसिव जो वोमिटिंग होता है बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडम के अंतर्गत रहते हैं, और इसमें एबॉर्शन की भी कंडीशन रहती है तो इसका समय रहते ही इलाज भी करवाना ज़रूरी रहता है। तो ये प्रेगनेंसी के प्रथम ट्राइमेस्टर ये सब कारण क्या होता है? तो कारण इसकी बात करें तो हार्मोनल कारण भी होते हैं। इसमें हार्मोनल जो कारण होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं, और जो कि HCG हार्मोन्स के बढ़ जाने की वजह से होता है। तो मॉर्निंग सिकनेस भी जो होता है वो भी HCG लेवल के बढ़ जाने से होता है, और उसी का जो एक कम जटिल रूप होता है वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम होता है मॉर्निंग सिकनेस का। न्यूरोजेनिक में महिला की जो साइकोलॉजी भी इन लक्षणों की तीव्रता को बढ़ा देती है, और अमाशय की गति, जैसे कि जो अमाशय होता है उसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी या फिर अच्छे तरीके से पाचन क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जो फीमेल होती है उसमें महिला में जो क्या होता है कि विटामिन B1 तथा पायरिडॉक्सिन जिसको B6 कहते हैं उसकी कमी की वजह से भी होता है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो प्रीमी ग्रेविडा या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, हाइडेटरी फॉर्म मोल, जो फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी हाइडेटरी फॉर्म मोल हो, या फिर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, बिना नियोजित किए प्रेगनेंसी कंसीव करना। तो इन सब में भी क्या होता है कि ये सब देखी जाती हैं। इसका लक्षण क्या है? तो भूख कम लगता है, और जो मात्रा होती है यूरिन की वो भी कम हो जाती है, क्योंकि जो इतना भी पानी रहता है पेट में, जितने भी लिक्विड रहते हैं, जितने भी आपके खाद्य पदार्थ रहते हैं वो सब माउथ के थ्रू बाहर आ जाते हैं, तो फिर ये सब देखा ही जाएगा। और इसमें क्या होता है कि धड़कन बढ़ जाती है और रक्तचाप जो होता है कम हो जाता है, सनकिन आइज हो जाता है, शुष्क जीभें हो जाती हैं, जीभें बहुत सूखी हुई रहती हैं, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की भी कंडीशन हो जाती है। तो ये सब होता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो मैं ये PDF सेंड कर दूँगी ग्रुप में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो मरीज़ को इसमें क्या करना है कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, और उसके बाद एडमिट करवाने के बाद देखना है कि कोई अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो फिर उसी हिसाब से IV फ्लूइड वगैरह भी देना है। हाइडेटरी फॉर्म मोल, हाइडेटरी फॉर्म मोल क्या होता है इसकी बात करें तो हाइडेटरी फॉर्म मोल जो होता है एक प्लेसेंटा की डेवलपमेंट एनोमली है, जिसके कारण कोरियोनिक बिलाई वेसिकल्स की मास में परिवर्तित हो जाते हैं, हाइडेटरी फॉर्म मोल कहलाते हैं। अच्छा ठीक है,
इसको देखिए, हाइड्रेटेड फॉर्म जो मोल होते हैं, इसमें क्या होता है कि जब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता रहता है तो वो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होने के बाद जो कोरियोनिक विलाई होते हैं, मतलब जो बेबी होता है, वो मांस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या होता है, अच्छे से देखते हैं, जिसमें कोरियोनिक विलाई कुछ डीजेनरेटिव या कुछ प्रोलिफरेटिव परिवर्तन होने के कारण विभिन्न आकार में अनेक वेसिकल्स में परिवर्तित हो जाती हैं तथा गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। ये वेसिकल्स जो होते हैं हाइड्रेट सिस्ट के नाम से प्रतीत होते हैं, तो इस बीमारी को हाइड्रेटेड फॉर्म मोल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है ना, वो अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो प्लेसेंटा नहीं बनता है, तो जो बेबी होता है वो मांस में परिवर्तित हो जाता है। जब तक प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक बेबी को न्यूट्रिएंट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो जब ये सब नहीं मिल पाता उसे, तो क्या होता है कि वो मांस में परिवर्तित हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। यही होता है हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। ये कुल 2 प्रकार का होता है, एक कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल और एक दूसरा जो होता है पार्शियल होता है। कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से, और पार्शियल मतलब जो होता है वो आंशिक रूप से। तो कंप्लीट क्या होता है कि इस प्रकार के जो मोल में भ्रूण एम्ब्रियो अम्लाइकल कॉर्ड तथा मेम्ब्रेन्स का कोई प्रमाण मौजूद नहीं होता। सामान्यतः जो प्लेसेंटा होता है उसके सर्कुलेशन के स्थापित होने से पूर्व ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। वेसिकल्स का मास गर्भाशयी गुहा यूट्राइन कैविटी को ऑक्युपाई कर लेता है, विकसित होती है और गर्भाशयी दीवार को इम्प्लांटेशन साइट से दूसरी जगह पे क्या करता है कि पेनिट्रेट करता है। तो इसका सीधा साधा मतलब यही है कि जो कंप्लीट होता है उसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसके पहले ही जो बच्चा रहता है उसकी डेथ हो जाती है। जब तक प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है तब तक बच्चे की मृत्यु हो गई रहती है, तो फिर प्लेसेंटा बनने या ना बनने से कोई मतलब नहीं रह जाता। चार्ट के थ्रू हम जानते हैं कि कंप्लीट और पार्शियल में क्या अंतर होता है। तो देखो, इसमें जो एम्ब्रियो अथवा नाभिनाल होता है कंप्लीट में बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन जो आंशिक रूप से होता है उसमें उपस्थित होता है। भ्रूण अथवा गर्भस्थ शिशु की मृत्यु सामान्यतः प्लेसेंटा प्रसंचरण के स्थापित होने से पूर्व ही हो जाती है। मतलब प्लेसेंटा नहीं बना रहता, उसके पहले ही बेबी की मृत्यु हो गई रहती है। इसमें क्या होता है कि सामान्यतः गर्भावस्था के 8वें-9वें सप्ताह के दौरान ऐसी क्रियाएं होती हैं, बेबी की मृत्यु का होना। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 46 होता है कंप्लीट में, और जो पार्शियल होता है उसमें 69 होता है। क्रोमोजोमल की बात करें तो सामान्यतः 44 + XX होता है। बहुत कम केस में क्या होता है कि 44 + XY या 45 + XY प्रकार का हो सकता है। 44 + XY, XS का मतलब होता है लड़कियां होना और XY का मतलब होता है लड़का होना। तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। कोरियोनिक विलाई का जो 6 होता है वो क्या होता है कि डिफ्यूज्ड वाइडली सेपरेट एंड फेशियल लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक एरिया। तो कोरियोनिक विलाई जो होता है वो वाइडली डिफ्यूज होता है। HCG की बात करें तो HCG जो होता है वो अत्यधिक रहता है जो कंप्लीट में है, और पार्शियल में हल्का सा बढ़ा हुआ रहता है। तो यही सब चीज़ें हैं। और गर्भावस्था का आकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो गर्भावस्था की अवधि की तुलना में अधिक होता है, और पार्शियल की बात करें तो गर्भावस्था की अवधि की तुलना में कम होता है। मतलब इसमें कम होता है जो आकार, और जो कंप्लीट होता है उसमें आकार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। कारण की बात करें तो इसमें एज भी काफ़ी रोल निभाता है। 35 एज से अगर ज़्यादा एज है तो उसमें होने की कंडीशन रहते हैं, या फिर प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी हुई है तो भी उसमें भी कंडीशन देखे जाते हैं। और माल न्यूट्रिशन जैसे डाइट में प्रोटीन, एनिमल फैट या विटामिन ए की कमी होना, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से भी होता है, या फिर जेनेटिक फैक्टर जिसकी बात करें अनुवांशिकी भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो वेजाइनल ब्लीडिंग, लगभग 12वें सप्ताह के आरंभ से वेजाइनल ब्लीडिंग होना एक आरंभिक सिम्टम होता है हाइड्रेटेड फॉर्म मोल का। तो इसके सिम्टम्स यही हैं कि वेजाइना से ब्लीडिंग होती है, और वेजाइना में अंगूर जैसी वेसिकल्स जो होती हैं वो बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि जो बेबी होता है वो वेसिकल्स में ही परिवर्तित हो जाता है, तो वही बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं। पेन होना, और गर्भस्थ शिशु की जो क्वेकनिंग होती है, हलचल महसूस ना होना, फिर हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीन यूरिया उपस्थित होना, जिसको प्री एक्लेम्पसिया के नाम से जानते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं। एंड इसके टेस्ट की बात करें तो कंप्लीट CBC करवाना है, और
ब्लड ग्रुपिंग करवाना है कंप्लीट, फिर उसके बाद एक्सरे करवाना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करवाना है, वेजाइनल एग्जामिनेशन करवाना है, और मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाना है, जिससे पता चल सके क्या क्या चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं, और आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये PDF मैं सेंड कर दूँगी ग्रुप में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे से डिटेल में।